आज हम आधुनिक बिहार पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पे मध्यकालीन बिहार और पूर्ववर्ती बिहार जो है वो मैं करा चुका हूँ। तो अब सीधे आधुनिक बिहार में, और ये रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसको सिर्फ पढ़ेंगे जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, और अगर वो चाहते हैं कि आधुनिक बिहार जो बिहार से रिलेटेड है, जीके है, उसको आप रिवीजन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो अंग्रेज और बिहार, ये प्लासी की लड़ाई के पश्चात लॉर्ड क्लाइव मीर जाफर के साथ पटना आया। उसने मीरन को बिहार का उप नवाब नियुक्त किया, परंतु मीरन की सत्ता मात्र एक औपचारिकता थी। व्यवहार में बिहार का प्रशासन राजा राम नारायण के हाथ में रहा, जो नायब नाजिम भी बनाया गया। मुगल सत्ता इस क्षेत्र में पुनर्स्थापित करने के प्रयास राजकुमार अली गौहर, जो कि शाह आलम द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, उसने किया था। उसे इलाहाबाद, जो इलाहाबाद है, और अवध के प्रांतपतियों ने समर्थन दिया। 1760 में अली गौहर, जो कि शाह आलम था, ने पटना को घेरा डाला, मगर कैप्टन नॉक्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने उसे पलायन पर बाध्य कर दिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि जो शाह आलम द्वितीय था उसका नाम क्या था। तो अली गौहर नाम था, ठीक है। दूसरा पूछता है कि उसने पटना का घेरा कब डाला, तो 1760 ईस्वी में डाला। और उस समय जो ब्रिटिश सेना का कैप्टन था पटना का, वो कौन था, तो कैप्टन नॉक्स। ये तीनों सवाल अक्सर पूछता है, ठीक है। उधर मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और अली गौहर दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार के लिए उत्सुक हुआ। उसने अंग्रेजों का सहयोग लिया, परंतु पटना में अंग्रेजों की फैक्ट्री में उसका औपचारिक राज्याभिषेक हुआ। उसके बाद वह दिल्ली पर अधिकार के लिए रवाना हुआ, परंतु कुछ समय वह अवध के दरबार में रुका। 1764 ईस्वी में बक्सर के निर्णायक युद्ध लड़ा गया। इसकी पृष्ठभूमि बंगाल के नवाब मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य मतभेदों के कारण बनी। अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त रहने के उद्देश्य से मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर में स्थापित कर ली थी। उसने कंपनी की इच्छा के विपरीत भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी देने से मुक्त कर दिया था। मीर कासिम के स्वतंत्र आचरण से अप्रसन्न होकर कंपनी ने उसे बंगाल के नवाब के पद से हटा दिया। मीर कासिम पटना की ओर आया, जहां कुछ स्थानीय अंग्रेज अधिकारी को दंड देने के बाद वह अवध के नवाब सुजाउद्दौला के दरबार में उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए लखनऊ पहुंचा। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन और पूछता है कि उस समय अवध का नवाब कौन था, तो वो सुजाउद्दौला था। जो 1764 के बक्सर के युद्ध जो हुआ उसमें अवध का नवाब सुजाउद्दौला था। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध में उपस्थित था। उसकी कहानी भी मनोरंजक है। प्लासी की लड़ाई के समय वह बंगाल सूबा के ही क्षेत्र में था। उसका युद्ध अंग्रेजों के साथ भी हुआ, परंतु वह पराजित हुआ। इसके बाद वह स्वयं अंग्रेजों के संरक्षण में आ गया और पटना में ईस्ट इंडिया कंपनी के गोदाम में ही उसका विधिवत राज्याभिषेक हो गया। मुगल वजीर सशक्त विरोध के कारण शाह आलम द्वितीय दिल्ली लौटने में असमर्थ था। तीनों शासकों ने मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध लड़ने का फैसला किया, परंतु 1764 ईस्वी में सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना ने इन्हें पराजित कर दिया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1764 का जो युद्ध लड़ा गया था, जिसको बक्सर का युद्ध कहते हैं, उसमें सर हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में अंग्रेजों की सेना लड़ी थी और इन्होंने पराजित कर दिया था अपने विपक्षी को, जिसमें तीनों लोग थे, है ना। मीर कासिम हो गया, सुजाउद्दौला हो गया और शाह आलम द्वितीय, तीनों लोगों को हरा दिया था, ठीक है। एक इतिहासकार के शब्दों में बक्सर के युद्ध ने कंपनी के शासन की बेड़ियों को बंगाल में जकड़ दिया। 1765 में शाह आलम द्वितीय ने बिहार, बंगाल और उड़ीसा के क्षेत्रों में दीवानी यानी कि लगान वसूली का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदान किया। अब कंपनी का बिहार में लगान वसूली का विधिवत अधिकार प्राप्त हो गया। एक अलग संधि के माध्यम से कंपनी ने बिहार के प्रशासन चलाने के लिए एक नायब नाजिम अथवा उप प्रांतपति, तो जब आप अगर आप बिहार बीएससी सॉरी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको नायब नजीम ही लिखना चाहिए वहाँ पे, मेंस की अगर राइटिंग करते हैं और अगर इससे रिलेटेड पूछता है तब, ठीक है। अथवा उप प्रांतपति का पद विकसित किया।
इसकी नियुक्ति कंपनी की अनुशंसा पर होती थी और कंपनी की अनुमति बिना इसे पदच्युत नहीं किया जा सकता था। सामान्य प्रशासन पर भी इस तरह अंग्रेजों का नियंत्रण बना रहा। बिहार के महत्वपूर्ण उप प्रांतपतियों में राजा राम नारायण और राजा सिताब राय थे। बिहार में अंग्रेजों ने अपना प्रशासनिक नियंत्रण शिथिल करने के लिए अनेक उपाय किए। 1766 में पटना में स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी मिडलटन को राजा धीरज नारायण और राजा सिताब राय के साथ एक प्रशासन मंडली का सदस्य नियुक्त किया। तो ये क्वेश्चन भी पूछता है कि 1766 ईस्वी में जो पटना फैक्ट्री के जो मुख्य अधिकारी थे वो कौन थे, तो वो मिडलटन थे। ठीक है, और इनके साथ जो 3 लोग थे, तो ये तो एक हो गए कि मिडलटन, फिर 2 और कौन थे, तो एक थे धीरज नारायण और एक थे राजा सिताब राय। ठीक है, 1767 ईस्वी में, ये 1766 की बात है, उसके अगले साल यानी 1767 में धीरज नारायण को हटाकर सिताब राय को कंपनी द्वारा नायब दीवान बनाया गया। उसी वर्ष पटना फैक्ट्री के मुख्य अधिकारी थॉमस रमवोल्ड नियुक्त हुआ, यानी कि जो मुख्य अधिकारी था मिडल्टन, इसको हटा दिया गया। मिडल्टन की जगह पे अब कौन आ गया, थॉमस रमवोल्ड। ये कब आया, 1767 में। ठीक है, 1769 में प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेज निरीक्षकों की बहाली हुई, लेकिन यह सारे उपाय प्रशासन को सुव्यवस्थित करने में सफल नहीं हुए। इसके विपरीत लगान वसूली का काम अत्यधिक कठोर और अत्याचारपूर्ण ढंग से किया जाता रहा, जिससे कृषक वर्ग और सामान्य प्रजा का हालत निरंतर बिगड़ती चली गई। 1770 ईस्वी में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। कहा जाता है कि इसके पूर्व 2 शताब्दियों की लंबी अवधि में भी ऐसा भयंकर अकाल इस क्षेत्र में नहीं पड़ा था। पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के तत्कालीन जिलों में अकाल का प्रकोप सबसे अधिक रहा। ठीक है, तो अगर आप बिहार को गंगा नदी के इधर उत्तर और दक्षिण बिहार कहते हैं, तो आप देखेंगे कि जो ये पटना हो गया और भागलपुर हो गया, ये आपका जो दक्षिणी भाग में आता है, और पूर्णिया और दरभंगा आपको आ जाता है उत्तरी बिहार। ठीक है, तो पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया तत्कालीन जिलों में अकाल का प्रकोप सबसे अधिक रहा। अच्छा, इसको आप अगर देखना चाहें, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। अगर इसमें बिहार का है ना, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको दरभंगा देखिए ये हो गया। ठीक है, पटना ये हो गया, और भागलपुर ये हो गया, पूर्णिया ये हो गया। तो यही कह रहा है कि जो अकाल पड़ा, तो पूर्णिया, भागलपुर, ये वाला इलाका पूरा, ठीक है, ये इलाका पूरा हो गया। पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, ये वाला इलाका हो गया। ठीक है, पटना हो गया, दरभंगा, और ये पूर्णिया और ये भागलपुर। ठीक है, तो ये एरिया में सबसे ज्यादा ये हुआ था। इसके बाद 1770 में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा। कहा जाता है कि इसके पूर्व 2 शताब्दियों की लंबी अवधि में भी ऐसा भयंकर अकाल इस क्षेत्र में नहीं पड़ा था। पटना, भागलपुर, दरभंगा और पूर्णिया के तत्कालीन जिलों में अकाल का प्रकोप सबसे अधिक रहा। सरकार द्वारा किए गए राहत के उपाय अपर्याप्त थे और आम लोगों को अपार कष्ट सहना पड़ा। 1770 में बिहार के लिए एक लगान परिषद का गठन हुआ, जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना कहलाई। इसके अध्यक्ष जेम्स अलेक्जेंडर थे। तो ये पूछ सकता है कि 1770 में जो रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना जो बनाया गया था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो जेम्स अलेक्जेंडर थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अंग सदस्य थे रॉबर्ट पाल और जॉर्ज वैनसिटार्ट। लगान वसूली का काम अब इस परिषद द्वारा देखा जाने लगा, जबकि सिताब राय के अधीन निजामत यानी सामान्य प्रशासन के कार्य रहे। 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर वॉरेन हेस्टिंग ने सिताब राय को अपदस्थ कर दिया, यद्यपि उसके पुत्र कल्याण सिंह को बिहार के राय
रयान की उपाधि प्रदान की, लेकिन लगान वसूली का काम अब भी संतोषजनक ढंग से नहीं हो सका। अतः 1783 ईस्वी में सर जॉन शोर ने 1783 में एक नई व्यवस्था लगान की वसूली के लिए लागू की, जो 1793 के अस्थाई बंदोबस्त के साथ साथ बिहार में भी अस्थाई ढंग से लागू हो गई। 1793 में समान प्रशासन के क्षेत्र में भी परिवर्तन होते रहे। 1774 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होने के बाद निरीक्षक, जो अब कलेक्टर कहे जाते थे, और बिहार परिषद दोनों को समाप्त कर बिहार के लिए एक प्रांतीय सभा का गठन किया गया 1774 में। और 1781 में पटना के कुछ स्थानीय जमींदारों ने बनारस के चैत सिंह के विद्रोह से प्रेरित होकर विद्रोह का असफल प्रयास किया। इसी वर्ष पटना और गया के क्षेत्रों को मिलाकर बिहार को एक नया जिला बनाया गया। आप देखिए 1781 में, याद रखिए 1781 में पटना के कुछ स्थानीय जमींदारों ने बनारस के चैत सिंह के विद्रोह में प्रेरित होकर बिहार विद्रोह का सफल प्रयास किया, और इसी वर्ष पटना और गया के क्षेत्रों को मिलाकर बिहार को एक नया जिला बनाया गया। ठीक है, पटना और ये देखिए, ये जो पटना ये क्षेत्र है ना, ये पटना, ये पूरा, ये जो पूरा है, ये वाला क्षेत्र जो था, ये वाला, ये पूरा पटना और गया का क्षेत्र ये था। बाद में ये सब जहानाबाद वगैरह बना। ठीक है, तो 1781 में पटना के कुछ स्थानीय जमींदारों ने बनाया। इसके प्रशासन के लिए कलेक्टर और एक जिला जज की नियुक्ति की गई। 1783 में पुनः बिहार में अकाल पड़ा, यानी 1770 में पड़ा था, फिर 13 वर्ष बाद यानी कि 1783 में भी अकाल पड़ा। इस समस्या से निदान के लिए अनाज के भंडारण के लिए पटना में गोलघर का निर्माण हुआ। तो ये भी पूछ सकता है कि पटना के गोलघर का निर्माण कब हुआ था? 1783 के जो अकाल पड़ा उसके बाद। 1790 तक अंग्रेजों ने बिहार में फौजदारी प्रशासन को भी अपने नियंत्रण में ले लिया था। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट के पद पर चार्ल्स फ्रांसिस ब्रॉड नियुक्त हुए। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ब्रॉड, पहले मजिस्ट्रेट चार्ल्स फ्रांसिस ब्रॉड। इसके साथ ही पटना और इसके निकटवर्ती क्षेत्रों में ठगी और डकैती की समस्याओं के निदान के लिए कारगर उपाय आरंभ किए। इस समस्या का निदान 1835 तक संभव हुआ। 1835 में जो भारत के गवर्नर जनरल थे, पहले गवर्नर जनरल भारत के, उन्होंने 1832 में ये जो ठगी प्रथा थी उनको पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, और उन्होंने बहुत सारे ठगों को गिरफ्तार किया, बहुत सारे लोगों को फांसी दे दी। तो इससे फिर ठगी व्यवस्था थी जो वो समाप्त हो गई। 1865 में पटना और गया जिले अलग अलग संगठित किए गए। अब देखिए, ये भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कि कब पटना और गया दोनों मिलाकर एक जिला बना था? तो 1781 में। ठीक है, और 1781 के बाद 1865 में पटना और गया जिले अलग अलग संगठित किए गए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि पटना कब बना, पटना जिला कब बना या गया जिला कब बना? तो ये 1865 में। 1869 में पटना जिला के कुछ क्षेत्र त्रिहुता में मिला दिए गए। कुछ अन्य प्रशासनिक परिवर्तन भी बिहार में हुए। 1866 में सारण जिला को दो भागों में बांट दिया गया, एक भाग सारण और दूसरा चंपारण कहलाया। तो ये क्वेश्चन भी पूछेगा कि जो 1866 में सारण और चंपारण जो था, या फिर ये पूछेगा चंपारण जिला कब बना? तो जाहिर सी बात है कि 65 में पटना बना और गया बना, 66 में चंपारण बना, क्योंकि सारण तो पहले से ही था, है ना, सारण तो पहले से। सारण को दो भागों में बांटा गया 1866 में, और दूसरे भाग को चंपारण कहा गया। 1875 में तिरहुत को भी मुजफ्फरपुर और दरभंगा की दो इकाइयों में विभाजित कर दिया गया। यानी कि जो तिरहुत का जो पूरा क्षेत्र था, यानी कि आप अगर ऐसे देखिए तो ये जो तिरहुत का पूरा ये क्षेत्र था, ये मुजफ्फरपुर और ये दरभंगा, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को 1875 में विभाजित किया गया और इसको मुजफ्फरपुर और इसको दरभंगा बनाया गया। तो हम पूछ सकते थे कि ये आपको ये देखिए सिवान है, तो सिवान और चंपारण, ये चंपारण था पूरा, सिवान से हटा के इसको फिर चंपारण बनाया गया। ठीक है, इसको कब किया गया? इसको 1875 में किया गया और इसको 1866 में किया गया। ठीक है,
1866 में सारण को बांटा गया। 1875 में मुजफ्फरपुर दरभंगा अलग हो गया। उपयुक्त जिले एवं भागलपुर, मुंगेर, पूर्णिया तथा संथाल परगना और छोटा नागपुर क्षेत्र 1911-12 तक बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग रहे। तत्पश्चात इन्हें एक पृथक प्रांत बिहार के रूप में संगठित किया गया। तो 11 आपको पता है कि 1911 था उसमें ये कहा गया दिसंबर में कि बंगाल बनेगा और फिर 1912 में जाके बिहार बनेगा और 1912 में जाके बिहार बना। ठीक, तो बिहार प्रांत का गठन देखिए, तो 1905 के बंगभंग के विरुद्ध राष्ट्रीय आंदोलन के फलस्वरूप बंगाल का प्रशासनिक पुनर्गठन नेट हिंद से 1911 में तय हुआ। इस अवधि में पृथक बिहार प्रांत के गठन की मांग जोर पकड़ रही थी। इसकी प्रस्तुति में कई प्रमुख बिहारी बुद्धिजीवियों का हाथ था। 1906 में सच्चिदानंद और महेश नारायण के द्वारा पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई, सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण। इसी वर्ष राजेंद्र प्रसाद के द्वारा यानी 1906 में ही पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ। ठीक है, फिर मजहरुल हक, अली इमाम और हसन इमाम ने भी पृथक बिहार के निर्माण की मांग को प्रस्तुत करने में सहयोग दिया। 1908 ये सवाल पूछता है कि ये जो राजेंद्र प्रसाद थे उन्होंने कब बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजित किया था? तो 1906 में, या फिर आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि 1906 में जो पटना में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था किसने किए थे? तो राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। ठीक है, ये भी पूछ सकता है कि सबसे पहले पृथक बिहार की मांग किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण ने। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत के रूप में संगठित करने के प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। तो 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन, ठीक है ना, का पहला, यानी कि बिहार हुआ नहीं था, बना नहीं था, लेकिन इन्होंने अपना एक ये संगठित कर लिया था संगठन, और इस अधिवेशन में को मोहम्मद फखरुद्दीन ने बिहार को बंगाल से पृथक करने के लिए प्रस्ताव रखा, जिसे सर्वसम्मति सब लोगों ने स्वीकार कर लिया। 1908 में ही नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बिहार में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ। ठीक है, इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ। इसके अध्यक्ष हसन इमाम बनाए गए। तो ये भी पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हसन इमाम। कब बनाया गया था? 1908 में। किनकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो नवाब सरफराज हुसैन खां की अध्यक्षता में बनाया गया था। तो हसन इमाम भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, और नवाब सरफराज हुसैन खां भी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। दोनों आप नाम को याद रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, 1908 में कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ था, जिसके अध्यक्ष हसन इमाम थे। ठीक है, इस संस्था के माध्यम से समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं के भी माध्यम से पृथक बिहार की मांग ने जोर पकड़ा, और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में आयोजित शाही दरबार में बिहार में उड़ीसा के क्षेत्रों को बंगाल से पृथक कर नए प्रांत को संगठित करने की घोषणा सम्राट द्वारा की गई। नया प्रांत 1 अप्रैल 1912 को विधिवत स्थापित हो गया। 1916 में पटना उच्च न्यायालय और 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, तीन क्वेश्चन पूछता है। पहला कि कब ये अलग होने की घोषणा कब की गई बिहार को? तो 12 दिसंबर 1911 को। कब बिहार प्रांत बन गया? तो 1 अप्रैल 1912 को बन गया। पटना हाईकोर्ट कब बना? 1916 में पटना हाईकोर्ट बना। फिर पटना विश्वविद्यालय कब बना? जब पटना हाईकोर्ट बना उसके अगले साल पटना विश्वविद्यालय बना। अब हर सवाल को ना आप कनेक्ट कीजिए, क्योंकि ऐसे याद नहीं रखा जा सकता है कि जी पटना विश्वविद्यालय 1917 में बना, पटना उच्च न्यायालय 1916 में बना, ऐसे नहीं। ऐसे याद रखिए कि पटना उच्च न्यायालय 1916 में बना, और पटना उच्च न्यायालय के 1 साल बाद ही पटना विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, बिहार छोटा नागपुर और उड़ीसा के प्रशासन के लिए एक गवर्नर एवं काउंसिल की व्यवस्था की गई। इस प्रांत को बिहार एवं उड़ीसा का नाम दिया गया और उसकी राजधानी पटना को बनाया गया। 1935 में उड़ीसा के क्षेत्र बिहार से पृथक होकर एक नए प्रांत बना। 1947 में बिहार की सीमाओं के पुनः निर्धारण के क्रम में खरसावां एवं सरायकेला की 2 रियासतें उड़ीसा को हस्तांतरित
हुई, परंतु 18 मई 1948 को पुनः बिहार में ही सम्मिलित कर दिया गया। 1956 में राज्यों के पुनर्गठन के क्रम में पुरुलिया और पूर्णिया के कुछ क्षेत्र पश्चिम बंगाल को हस्तांतरित हुए। बिहार की वर्तमान सीमाएं तभी से अभी तक बनी हुई है। ये थोड़ा सा पुराना बुक है, हालांकि जब झारखंड बना है तब से सीमाएं हमारी, तब मतलब वर्तमान सीमाएं झारखंड बनने के बाद से, ठीक है। ये बुक थोड़ा पुराना। बिहार में स्वतंत्रता संग्राम। अब देखिए, अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती देने की प्रक्रिया भारत में 3 चरणों में विभाजित है। प्रथम चरण में शासक वर्ग द्वारा विरोध, दूसरे चरण में ब्रिटिश विरोध जन आंदोलन तथा तीसरे चरण में राष्ट्रीय आंदोलन का विकास। तो बिहार की स्वतंत्रता संग्राम पे डायरेक्ट अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से पूछ देता है। तो एकदम इसको 3 पार्ट में 3 पॉइंट में बांट के आपको बनाना है। पहले शासक वर्ग के लोगों ने विरोध किया था। आपको पता है कि जो शासक लोग थे वो विरोध कर रहे थे, क्योंकि उनका शासन अंग्रेजों द्वारा हथियाया जा रहा था। दूसरे चरण में ब्रिटिश विरोधी जन आंदोलन हुए। आपको पता है बहावी आंदोलन हुआ, नील आंदोलन हुआ, फिर ऐसे बहुत सारे जो आंदोलन हुए। क्या एक नील आंदोलन हो गया, बहावी आंदोलन हो गया, भील आंदोलन हो गया। तो जितने जो आंदोलन थे ना, ये अंग्रेजों के विरुद्ध हो रहे थे, ठीक है। और तीसरे चरण में क्या था? तीसरे चरण में राष्ट्रीय आंदोलन था। पहले अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, अब चलो अंग्रेजों के खिलाफ भी खत्म हो गया। उसके बाद 1885 में कांग्रेस बन गया, ठीक है। उसके बाद 1950 में बंगाल अलग हो गया। इसके बाद जो भी आंदोलन हुआ वो आंदोलन था राष्ट्रीय आंदोलन, और उसमें देश को आज़ादी के लिए फिर मांग उठने लगी। तो 1905 के बाद जितने भी आंदोलन हो रहे थे ना, उसमें भारत को स्वतंत्रता की मांग उठने लगी थी। आपको पता है 1906 में पहली बार स्वराज्य की मांग की गई थी, और स्वराज शब्द का यूज किया गया था पहली बार 1906 के जो राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन हुआ था कलकत्ता में, उसमें जिसके जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नेहरू जी ने किया था, ठीक है। तो उसके बाद से जितने भी जो ये हो रहे थे, जितने भी मतलब आंदोलन हो रहे थे, वो सारे आंदोलन देश को स्वतंत्रता के लिए ही होने लगा था। उसके बाद उनको स्वतंत्रता से कम कुछ मंजूर नहीं था, ठीक है। बिहार की भूमि 3 चरणों में सक्रिय रही। 1763-64 में मीर कासिम और अंग्रेजों के संघर्ष से ही यह प्रक्रिया आरंभ हुई थी। अंग्रेजों को पहले सशक्त और व्यापक चुनौती देने वाले प्रथम जन आंदोलन बहावी आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बिहार था। देखिए, हमने कहा था कि बहावी आंदोलन था, इसका महत्वपूर्ण केंद्र बिहार था। बिहार बंगाल दोनों था। 1857-58 में विलुप्त 1857-58 में बिहार पुनः अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का एक बड़ा केंद्र रहा। 1917 में गांधी जी ने चंपारण में पहली सत्याग्रह का भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध सफल उपयोग किया। 1921-22 के असहयोग आंदोलन। तो यह असहयोग आंदोलन आपको पता होना चाहिए कि असहयोग आंदोलन क्यों हुआ था। 1920 में हुआ था, तो क्यों हुआ था, है ना। तो 1921-22 में असहयोग आंदोलन, 1936 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार की भूमिका महत्वपूर्ण रही। भारत के संविधान के निर्माण में भी बिहार का योगदान रहा। बिहार के डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष चुने गए थे। तो यही जो सच्चिदानंद सिन्हा थे, इन्होंने सबसे पहले बंगाल को बिहार से अलग करने के लिए 1906 में मांग की थी और पुस्तक भी निकाली थी, और बाद में यही संविधान सभा के पहले अध्यक्ष भी चुने गए थे, ठीक है। 11 दिसंबर 1946, देखो 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष बने, ठीक है। ये तत्कालीन अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बाद में राजेंद्र प्रसाद परमानेंट अध्यक्ष बने। वो 11 तारीख को, ये जो थे वो 9 दिसंबर 1946 को थे। फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही बने। बिहार की भूमि ने स्वतंत्र भारत को इसका पहला राष्ट्रपति प्रदान किया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कि बिहार में ब्रिटिश विरोध संघर्ष, ठीक है। तो पूर्वी भारत में ब्रिटिश सत्ता के स्थापना प्लासी की लड़ाई 1757 के साथ आरंभ हुई, लेकिन इसी के साथ बिहार में ब्रिटिश विरोधी संघर्ष की भी शुरुआत हुई। लगभग 1.5 सदी तक संघर्ष चलता रहा। इसी क्रम में स्थानीय जमींदारों और क्षेत्रीय शासकों ने अंग्रेजों को सर्वप्रथम चुनौती दी। 1757 से लेकर 1857 के बीच अनेक ऐसे प्रयास हुए। 1857 का संघर्ष इस विरोध के चरमोत्कर्ष को दर्शाता है। शासक वर्ग के अतिरिक्त इस काल में अनेक जन आंदोलन भी हुए, जिसमें
जिनमें विभिन्न कारणों से ब्रिटिश सत्ता को चुनौती दी गई। भावी आंदोलन और ब्रिटिश जनजातीय विद्रोह इसके साक्ष्य प्रस्तुत करते हैं। इन आंदोलन का क्रम 1857 के संघर्ष के बाद भी बना रहा और वर्तमान शताब्दी के आरंभिक दशक तक इसकी निरंतरता बनी रही। इस ब्रिटिश विरोधी संघर्ष देश के स्वतंत्रता की लड़ाई का आरंभिक चरण, जिसे अनेक विद्वान पुनः पूर्व राष्ट्रीयता यानी कि प्रोटो नेशनलिज्म का चरण मानते हैं। इनके अनुसार इस आरंभिक चरण में देश की राष्ट्रीयता की भावना पूरी तरह जागृत नहीं हुई थी, लेकिन देशभक्ति की भावना या अपने शासक के प्रति निष्ठा की भावना अवश्य थी। अंग्रेजों द्वारा छल बल की से सत्ता हथियाने के कारण उनके प्रति दोष और विरोध की भावना भी थी। अपने विरोधियों अपनी सुविधाओं से वंचित हो जाने की आशंका ने इस रोष की भावना को सशक्त बनाया और पहले शासक वर्ग फिर जन साधारण ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छोड़ दिया था। आपको पता है कि सबसे पहले तो शासक वर्ग ही था, क्योंकि 1757 में जब बक्सर की लड़ाई हुई, 1764 में बक्सर की लड़ाई हुई, तो अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने अवध ये शाह आलम द्वितीय से बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहाँ पर जो टैक्स होता है वो लेने के लिए संधि कर लिया। अब यहाँ का जो टैक्स था वो अंग्रेजों की सरकार ले रही थी, ठीक है। तो अब जो टैक्स राजा को जब नहीं मिलेगा तो ऐसे ऑटोमेटिक कमजोर हो जाएगा। तो यहाँ से धीरे धीरे जो जितने भी जो राजा थे वो कमजोर होने लगे। बाद में और भी दूसरे राज्य को इन्होंने अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। तो इस तरह से सबसे पहले जो राजा लोग थे, यानी कि जो सत्ता चला रहे थे, सबसे पहले उन्होंने संघर्ष करना शुरू किया। और जब उन्होंने संघर्ष शुरू किया तो क्योंकि अंग्रेज टैक्स बढ़ाते चले जा रहे थे और किसानों और गरीब लोगों में असंतुष्टि की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी, तो कुछ सालों के बाद, लगभग 60-70 सालों के बाद, उनको जो साधारण लोग थे, जो उनके जनता थी, वो भी अपने शासक के प्रति निष्ठा दिखाने के लिए वो भी जन आंदोलन में पार्टिसिपेट करने लगे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटो नेशनलिज्म कहते हैं, क्योंकि उसमें पूरी तरह से जो राष्ट्रीयता थी वो नहीं ये जागृत हुई थी, लेकिन अपने जो ये शासक थे उनके प्रति उनकी निष्ठा जागृत हो रही थी। अंग्रेजों द्वारा छल बल से सत्ता हटाने के कारण उनके प्रति दोष और विरोधी भावना भी थी। अपनी सुविधाओं से वंचित हो जाने की आशंका ने इस रोष की भावना को सशक्त बनाया और पहले शासक वर्ग फिर ने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा। पूर्व राष्ट्रीयता के इस चरण में अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ उसे 2 चरणों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि पूर्व राष्ट्रीयता यानी कि प्रोटो नेशनलिज्म यानी पूर्व राष्ट्रीयता के चरण में अंग्रेजों के विरुद्ध जो संघर्ष हुआ है उसको 2 उपचरणों में विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। एक शासक वर्ग का विरोध और दूसरा जन आंदोलन का काल। बिहार के क्षेत्र ने इन दोनों ही तरह के संघर्षों में अग्रणी भूमिका निभाई, ठीक है। आजादी की लड़ाई का दूसरा महत्वपूर्ण चरण राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में प्रस्तुत हुआ। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से ही देश में राष्ट्रीय चेतना जागृत होने लगी थी। इसके मूल में एक तरफ ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष था, तो दूसरी तरफ पाश्चात्य राजनीतिक दर्शन का प्रभाव था। इस चरण में ब्रिटिश सत्ता का विरोध केवल स्थानीय या क्षेत्रीय स्तर पर और स्थानीय और क्षेत्रीय असंतोष के कारण ही नहीं किया गया था, बल्कि इस संघर्ष का लक्ष्य एक नई व्यवस्था का निर्माण करना था। इसका विस्तार देशव्यापी था। इसमें राजवारों और जमींदारों से अधिक नगरीय मध्यम वर्ग की भूमिका निर्णायक रही थी। इसके द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप की एकता और स्वतंत्रता प्राप्त करने के उपाय हुए। इस दूसरे चरण में भी बिहार की भूमिका अग्रणीय रही। स्मरणीय है कि भारत में पहली बार सत्याग्रह का जन आंदोलन के साधन के रूप में गांधी जी ने पहली बार चंपारण में प्रयोग किया। इसके बाद खिलाफत, असहयोग, होम रूल, सविनय अवज्ञा और भारत छोड़ो आंदोलन के विविध चरणों में बिहार की जनता लगातार सक्रिय रही। इस दूसरे चरण की एक विशिष्टता यह भी रही कि इसके आरंभिक काल में बिहार की एक पृथक पहचान की चेतना भी बनी। बिहारियता की इस भावना ने इस क्षेत्र में बंगाल से अलग होने और एक अलग प्रांत का रूप धारण करने में योगदान दिया। 1912 में बिहार और उड़ीसा का क्षेत्र बंगाल से पृथक होकर एक अलग प्रांत बने।
प्रस्तुत 2 अध्यायों में देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के इन दोनों चरणों में बिहार की भूमिका का वर्णन किया गया है। देखिए प्रारंभिक विरोध कब से शुरू होता है। तो 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद मीर जाफर के नवाब बनाए जाने से बिहार क्षेत्र के जमींदारों में व्यापक असंतोष था। राजा राम नारायण नरहत के जमींदार कामगार खां टिकारी के राजा सुंदर सिंह, भोजपुर के पहलवान सिंह और सिरिसा कुटुम्बा के वसून सिंह आदि ने नए नवाब और उनके अंग्रेज सहयोगियों का विरोध आरंभ किया। उसका साथ एक फ्रांसीसी सैलानी जा ला ने भी दिया। इस विरोध में का दमन करने पहले आयरकुट और फिर क्लाइव और मीर जाफर ने भी सैनिक उपाय किए। मीर जाफर की सत्ता अब सुदृढ़ हुई और इसके बदले में मीर जाफर ने अंग्रेजों को बिहार में सोरे के व्यापार का एक अधिकार प्रदान किया। यह घटनाएं 1757-58 के बीच में घटी। तो 1757 आपको पता है प्लासी की लड़ाई हुई। तो प्लासी की लड़ाई के बाद जब 1757 में मीर जाफर को अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब बना दिया और उसमें बंगाल और बिहार सब एक साथ में ही थे, तो जाहिर सी बात है कि जो बिहार का क्षेत्र था वहाँ के जो जमींदार थे उनको अपनी जमींदारी संकट में नजर आने लगी, तो इसलिए उन्होंने विरोध किया। लेकिन ये क्योंकि ये सब अपने अपने लिए सिर्फ लड़ रहे थे कि भाई मेरा जमींदारी रह जा, इनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं थी देश के लिए या फिर कुछ ऐसा कि हाँ भाई सब लोग मिलके एक साथ अंग्रेजों से लड़ते हैं। तो यही कारण था कि अंग्रेजों ने सबको दबा दिया। उन्होंने पहले अपने ये क्लाइव को भेजा, ठीक है, पहले इन्होंने आयरकुट को भेजा, फिर रॉबर्ट क्लाइव को भेजा, फिर मीर जाफर भी आए अपने सैनिक उपाय, जो क्योंकि राजा बन चुके थे तब उनके अधीन सैनिक सेना थी, तो उन्होंने भी उपाय किया और इस तरह से उन्होंने इस चीज को दबा दिया। ठीक है, उसके बाद अली गौहर वही है शाह आलम द्वितीय। ठीक है, इसने मार्च 1759 में मुगल शहजादे अली गौहर ने बिहार पर चढ़ाई की। जौला ने उसका साथ भी दिया। ये जौला जो था ये फ्रांसीसी था, अरे ये हर जगह जा जाके साथ देता था। तो जौला ने उसका भी साथ दिया मगर क्लाइव ने उसे वापसी पर बाध्य कर दिया। इसी बीच मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय की मृत्यु हो गई और अली गौहर ने खुद को सम्राट घोषित कर शाह आलम द्वितीय की उपाधि धारण कर ली। 1760 में उसने पुनः बिहार पर चढ़ाई की। कामगार ने उसकी सहायता 5000 सैनिकों से की। राजा राम नारायण ने उसे रोकने की कोशिश की मगर पराजित हो गया। जौला ने फिर उसका साथ दिया और एक बड़ी सेना के साथ उसने पटना पर घेरा डाल दिया, लेकिन मेजर बॉक्स ने समय पर कार्रवाई करके शाह आलम द्वितीय को बिहार से वापस लौटने पर बाध्य कर दिया। ठीक है, 1761 में शाह आलम द्वितीय को तीसरा अभियान हुआ। इस बार वह अंग्रेजों के हाथ पराजित हुआ। जहाँ बंदी बना लिया गया और शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजों का संरक्षण स्वीकार किया। पटना में अंग्रेजों के सहयोग से ही शाह आलम द्वितीय के विधिवत राज्याभिषेक 1761 में हुआ। बंगाल के तत्कालीन नवाब मीर कासिम भी उसके समक्ष उपस्थित था। मतलब कि जब 1761 में वो नवाब बना तो पूरे इंडिया का नवाब बना था ना, तो और ये बंगाल का नवाब था मीर जाफर, तो इसलिए वो भी वहाँ पे मौजूद था। फिर बक्सर की लड़ाई शुरू हुई। बक्सर की लड़ाई की पृष्ठभूमि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज अधिकारियों और नवाब मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था, है ना। मीर कासिम जाफर का दामाद था और मीर कासिम भी धोखाधड़ी कर रहा था मीर जाफर के साथ। लेकिन क्योंकि मीर कासिम अंग्रेजों का वफादार बन रहा था, इसलिए मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया गया। तो लेकिन मीर कासिम जो था वो बहुत मतलबी था और वो थोड़ा उसकी सोच बहुत ही मैं तो महान ही कहूँगा, क्योंकि उसने अंग्रेजों से लड़ने का सोचा उस समय। तो इसलिए अंग्रेज अधिकारियों और नवाब मीर कासिम के बीच व्यापारिक चुंगी के संबंध में मतभेद के कारण बनी। मीर कासिम 1761 में नवाब बना। उसने अपनी राजधानी मुंगेर स्थापना की। इसने यहाँ दुर्ग की मरम्मत कराई और अपनी सेना को नए ढंग से सुसज्जित करने के प्रयास किया। अंग्रेज उसके इस उपायों से अप्रसन्न थे। इसी बीच दस्तक के दुरुपयोग की समस्या उत्पन्न हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों ने
बैनसीटॉट और वॉरेन हेस्टिंग को छोड़कर अन्य सभी अधिकारी अपने निजी व्यापार पर चुंगी नहीं देना चाहते थे, परंतु भारतीय व्यापारियों से चुंगी की वसूली कठोरता से करते थे। नवाब तक भारतीय व्यापारियों की शिकायतें बराबर पहुंच रही थी। अंग्रेजों के साथ नवाब के मतभेद तब आरंभ हुए जब नवाब ने भारतीय व्यापारियों को भी चुंगी देने से मुक्त कर दिया। इसका विरोध वाट्स और एलिस द्वारा किया गया। एलिस पटना की कंपनी का प्रधान एजेंट था। उसमें एलिस था जो पटना कंपनी का प्रधान एजेंट था मीर कासिम के समय में, एलिस। ठीक है। 24 जून 1763 को एलिस ने पटना नगर पर अधिकार कर लिया। लूटमार और हत्याकांड भी हुआ। बदले की कार्रवाई में मीर कासिम ने पटना पर अधिकार कर अंग्रेजों को दंडित किया। नवाब की सेना ने एक फ्रांसीसी अधिकारी सोमरू के आदेश पर अंग्रेजों की हत्या कर दी। यह घटना नवाब और अंग्रेजों के बीच टकराव का एक अन्य कारण भी बनी। 2 सितंबर 1763 को राजमहल के समीप युद्ध में मीर कासिम को अंग्रेजों ने हरा दिया। मुंगेर के नवाब को अंग्रेजों के दबाव के कारण पलायन भी करना पड़ा। अंततः नवाब मीर कासिम ने अवध के नवाब सिराजुद्दौला के पास शरण ली। मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उस समय अवध के दरबार में उपस्थित था। तीनों ने मिलकर बिहार पर अंग्रेजों के प्रभुत्व के विरोध का प्रयास किया। 23 अक्टूबर 1764 को, यानी कि आप देख रहे 2 सितंबर 1763 के राजमहल के समीप जो युद्ध था उसमें वो अंग्रेजों ने मीर कासिम को हरा दिया और लगभग उसको लड़ने के लिए 1 साल लग गया। फिर 23 अक्टूबर 1764 को बक्सर के स्थान पर इनकी सम्मिलित सेना, जिनकी संख्या 40,000 थी, की टक्कर सर हेक्टर मुंडो के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से हुई, जिसमें 8,000 सैनिक थे और शक्तिशाली तोपखाना भी। पूर्वाह्न में लड़े गए लगभग 3 घंटे के युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। भारतीय पक्ष में 2,000 सैनिक मारे गए, जबकि अंग्रेजों के 847 सैनिक हताहत या घायल हुए। इस विजय ने अंग्रेजों की स्थिति को पूर्वी भारत में सुदृढ़ कर दिया और उनके विरुद्ध पहली भारतीय चुनौती विफल रही। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद भी ब्रिटिश विरोधी तेवर का तीखापन बिहार में बना रहा। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कई बार अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह हुए। 1770 में हमको पता है बिहार में 1770 में वो अकाल पड़ा था। तो 1770 में नोनिया जाति का अंग्रेजों से टकराव हुआ। यह लोग सोरा बनाने का काम करते थे। इस समय तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार स्थापित हो गया था। अंग्रेजों ने शोषणपूर्ण व्यवहार से यह लोग तंग थे, अतः इन्होंने दूसरे व्यापारियों के साथ सोरे का कारोबार आरंभ कर दिया। अंग्रेजों ने इनका बलपूर्वक दमन कर दिया। फिर 1781 में बिहार में फिर एक बार ब्रिटिश विरोधी संघर्ष आरंभ हुआ। तो आपको ये पूछता कि 1770 में नोनिया जाति के जो लोग थे उन्होंने विद्रोह क्यों किया था? तो उन्होंने विद्रोह किया था सोरा बना जो था ना वो बनाने के लिए। ठीक है, सोरा बनाते थे तो उन्होंने वो दूसरे व्यापारियों को सोरा बेचना चाहते थे क्योंकि अंग्रेज उसको कम पैसे देते होंगे, इसीलिए। 1781 में बिहार में फिर एक बार ब्रिटिश विरोधी संघर्ष आरंभ हुआ। बनारस में चैत सिंह के विद्रोह से बिहार के जमींदार भी आंदोलित हो गए। पटना के निकटवर्ती क्षेत्रों में कई जमींदारों ने उपद्रव आरंभ किया। इनमें कामगार खां के पुत्र इकबाल अली खां और सिरिस कुटुंबा के जमींदार नारायण सिंह सक्रिय थे। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वारा तत्कालीन सैनिक कार्रवाई से विद्रोह का दमन हुआ। इकबाल अली खां की जमींदारी जब्त कर ली गई। 1766 में नारायण सिंह को भी अधपस्त कर ढाका में कैद कर दिया गया। ठीक है, तो ये पूछता है कि 1781 ईस्वी में जब चैत सिंह के जो विद्रोह हुआ था तो उस समय बिहार के किन जमींदारों को कैद किया गया था या फिर किन जमींदारों की जो जमींदारी थी वो जब्त कर ली गई थी? तो एक इकबाल अली खां थे और ये भी पूछेगा कि ये नारायण सिंह को कहाँ मतलब अधपस्त करके कहाँ कैद किया गया था? तो इनको ढाका में कैद किया गया था। नारायण सिंह कहाँ के ये जमींदार थे? तो ये कुटुंबा के जमींदार थे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें पूछ सकता है। 1786 में इनको कैद किया गया था। 17 युद्ध मतलब 1781 से ही ये करने मतलब विद्रोह करना शुरू किए थे, मगर इनको दबाया गया था 1786 में। ठीक है, और उसके बाद 1798 में अवध के वजीर अली के विद्रोह के समय भी टिकारी के राजा मित्रजीत सिंह
ने अंग्रेजों के विरुद्ध उसका साथ दिया और बिहार के कुछ भागों में विलुप्त आरंभ हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने एक बार फिर सैनिक कार्रवाई द्वारा शांति बहाल कर ली। 19वीं शताब्दी में ज्यादा बड़े पैमाने पर ब्रिटिश विरोधी संघर्ष आरंभ हुआ। जन आंदोलन के माध्यम से अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी जाने लगी। इस क्रम में पहले बहावी आंदोलन हुआ, फिर अनेक जनजातीय आंदोलन भी आरंभ हुए। इन आंदोलनों ने 1857 के महासंग्राम की पृष्ठभूमि तैयार की। इन आंदोलनों का क्रम इस महासंग्राम के बाद भी जारी रहा। बहावी आंदोलन राजनीतिक विरोध के प्रयास के रूप में 1865 तक बना, जबकि जनजातीय आंदोलन वर्तमान शताब्दी के आरंभ तक सक्रिय रहे। ठीक है, तो ये बहावी आंदोलन 1865 तक बना रहा था। अब देखिए थोड़ा सा बहावी आंदोलन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक सैयद अहमद शहीद थे। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि भारत में बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन था? सैयद अहमद शहीद। इनका जन्म 1786 में वर्तमान उत्तर प्रदेश के रायबरेली नगर में हुआ था। 1821 में सैयद अहमद पटना आए। यहाँ सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने उन्हें अपना आध्यात्मिक नेता माना और उनके प्रति बैयत की। कालांतर में सादिकपुर परिवार के सदस्यों ने ही इस आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। विशेषकर 1831 में जब बालाकोट की लड़ाई में सिख सेनापति शेर सिंह के विरुद्ध युद्ध में सैयद साहब शहीद हुए। ठीक है, 1831 में बालाकोट की लड़ाई में सिख सेनापति शेर सिंह ने सैयद साहब को मार दिया। उनके उत्तराधिकारियों में पटना के विलायत अली और इनायत अली की भूमिका अग्रणी रही। अब इनके जो उत्तराधिकारी थे इनमें विलायत अली और इनायत अली, इनकी भूमिका अग्रणी रही। बहावी आंदोलन मूलतः मुस्लिम समाज में एक सुधार आंदोलन था, मगर इनके नेताओं ने जल्दी ही यह महसूस किया कि जब तक विदेशी और विधर्मी शासन भारत पर बनी रहेगी तब तक सुधारों का यह प्रयोग सफल नहीं हो सकता। अतः उन्होंने भारत में ब्रिटिश सत्ता का अंत करने का आह्वान किया। इस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के दो मुख्य केंद्र रहे। एक और पश्चिमोत्तर सीमांत में के अफगान कबीलों की मदद से, तो उन्होंने जब ब्रिटिश को सत्ता को अंत करने के लिए सोचा तो इनको सहायता भी चाहिए थी ना किसी से, तो इसलिए इस ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के दो मुख्य केंद्र रहे। एक और पश्चिमोत्तर सीमांत के अफगान कबीलों की मदद से बहावियों ने सिताना में एक स्वतंत्र राज्य का गठन किया। दूसरी ओर इस राज्य में सैनिक और आर्थिक साधन पहुंचाने के लिए पटना में एक केंद्र बनाया गया, जहां से धन और स्वयंसेवक सिताना भेजे जाते थे। इसी आंदोलन से प्रेरित बंगाल के फराइजनी आंदोलन था, जिसके नेता हाजी शरीयतुल्लाह थे। ठीक है ना, फराइजी। सीमांत क्षेत्र में बहावियों को सिखों के साथ भी कई लड़ाइयां लड़नी पड़ी, क्योंकि उस समय तक सीमांत क्षेत्र में रंजीत सिंह द्वारा अपनी सत्ता का विस्तार आरंभ हो चुका था। 1857 के जन विलुप्त के पूर्व ही बहावियों का अंग्रेजों से सीमांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर संघर्ष आरंभ हो चुका था। बहावी सिताना से ब्रिटिश भारत पर आक्रमण कर उसे मुक्त कराना चाहते थे, जबकि अंग्रेज इनकी सत्ता के इस केंद्र को नष्ट करना चाहते थे। 1852, 1858 और 1863 के 3 निर्णायक युद्धों में अंततः बहावी विफल रहे और उनकी चुनौती भी अंग्रेजों ने कुचल डाली। फिर भी 1857 के विलुप्त के समय बहावी सक्रिय थे और उन्होंने सीमांत क्षेत्र से लेकर पंजाब और दिल्ली तक विद्रोहियों का साथ दिया था। बिहार में बहावी आंदोलन का दमन 1863 में अम्बेला अभियान के पश्चात हुआ। इस अभियान के क्रम में पटना केंद्र से बहावियों को मिलने वाली सहायता और सहयोग की जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिली। तदुपरांत 1863 में अम्बाला, 1865 में पटना में बहावियों पर राजद्रोह का मुकदमे चलाए गए और उनके नेताओं को कारावास की सजा दी गई। बिहार में अहमदुल्ला, अहमद रहीम आदि को आजीवन कारावास की सजा देकर काला पानी भेज दिया गया। उनकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। इनका बहुत ही ये था कि या तो भाई काला पानी भेज दो और उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर लो और उनके जो परिवार वाले हैं उनको थोड़ा बहुत पैसा दे दो ताकि वो अपना जीवन यापन किसी तरह से कर सके। तो 1863 में और 1865 में पटना से उन्होंने सारे लोगों पे वो केस कर दिया। फिर बहावी आंदोलन के परोक्ष परिणाम महत्वपूर्ण थे। ब्रिटिश संस्थाओं के बहिष्कार का पहला उदाहरण उन्होंने ही प्रस्तुत किया, जिसे राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं ने भी अपनाया। विदेशी शासन के विरुद्ध इन्होंने जन चेतना जगाने में भी निर्णायक भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त बहावियों का योगदान इस्लामी शिक्षा प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण रहा।
समाज सुधार के प्रयासों के रूप में आंदोलन अब भी सक्रिय है। इसके अनुयायी अपने आप को अहले हदीस कहते हैं। 1857 के पूर्व 1845-46 में अंग्रेजों के खिलाफ बिहार में पुनः षड्यंत्र आरंभ हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध के दौरान जब अंग्रेज पंजाब और पश्चिमोत्तर सीमांत में व्यस्त थे तो बिहार में कंपनी की सेना में शामिल सैनिकों को विद्रोह पर उकसाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। इसमें अनेक मुसलमान जमींदार सक्रिय थे। 1846 में इसकी जानकारी ब्रिटिश अधिकारियों को मिली और उन्होंने इसका दमन कर दिया। तो जब वो लड़ रहा था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, तो इधर भाई साहब उनके जो पटना में जो सैनिक थे उन्हीं में फूट डालने का राज अब ये मुसलमान जमींदार कर रहे थे। फिर जनजातीय विद्रोह हुआ 19वीं और 20वीं शताब्दी में। बिहार के जनजातीय क्षेत्रों में भी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध कई चुनौतियां संगठित हुई। कुछ ब्रिटिश सत्ता के विस्तार के बीच में ही, कुछ इसकी स्थापना के पश्चात। ब्रिटिश सत्ता का दक्षिण बिहार के पठारी क्षेत्रों में विस्तार 1765 के बाद आरंभ हुआ। इसके फलस्वरूप स्थानीय जनजातियों में विरोध की भावना जगी। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी गैर जनजातीय लोगों के द्वारा इस क्षेत्र में आने और बसने से स्थानीय आबादी प्रभावित हुई। भूमि के हस्तांतरण, साहूकारों के आर्थिक शोषण, सामाजिक जीवन में आ रहे परिवर्तन आदियों ने जनजातीय लोगों को शंका की भावना अभित कर दी। उन्हें अपनी संस्कृति और अपनी आर्थिक स्थिति के विनाश की संभावना नजर आने लगी। नव आगंतुकों, जिन्हें दीपू कहा जाता है, कहा गया कि विरोध में भावना बनी और इस विरोध भावना को प्रकोप ब्रिटिश शासन के प्रति भी केंद्रित हुआ, जो इन सभी परिवर्तन के कारण तत्व था। अतः अंग्रेजों के विरुद्ध जनजातीय विद्रोह भड़क उठा और 1781 में संथाल परगना के क्षेत्र में सुल्तानाबाद की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों का विरोध आरंभ किया। पास के पहाड़ी क्षेत्र के कुछ और सरदारों ने उसका साथ दिया, मगर उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। 1789 में छोटा नागपुर के उरांव जनजाति द्वारा जमींदारों के शोषण के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा गया। इसे तमार विद्रोह कहते हैं। तो यहाँ से पूछा जाता है कि जो तमार विद्रोह है वो किनके द्वारा छेड़ा गया था, कौन सा जनजाति के द्वारा छेड़ा गया था? तो उरांव जनजाति के द्वारा तमार विद्रोह छेड़ा गया था। तमार विद्रोह किनके प्रति विरोध था? तो जमींदारों के प्रति विरोध था। और कब किया गया था? तो 1789 में। ठीक है, 1789, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विद्रोह लगभग 1794 तक चलता रहा। अंततः अंग्रेजों की सहायता से विद्रोह भी चला गया। फिर 1800 में चेरो राजा के विरुद्ध स्थानीय विद्रोह भड़क उठा। इन विद्रोहों में के दमन के लिए 1809 में छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार ने जमींदारी पुलिस बल का गठन किया। फिर भी असंतोष और अशांति की स्थिति बनी रही। 1811, 1817, 1820 में पुनः जनजातीय विद्रोह भड़क उठे। इनका भी दमन कर दिया गया, मगर नए विद्रोह का क्रम बना रहा। ऐसे नए जनजातीय विद्रोह के प्रमुख थे 1831-32 में कोल विद्रोह, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर 32-33 में भूमिज विद्रोह। फिर 55-56 में संथाल विद्रोह। फिर 1855 से 1891 में बिरसा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, एकदम यही उठा के आपको रख देगा, पूछेगा बताइए कोल विद्रोह जो था वो कब हुआ, भूमिज विद्रोह कब हुआ, संथाल विद्रोह कब हुआ और मुंडा विद्रोह कब हुआ। संथाल विद्रोह तो अक्सर पूछा जाता है क्योंकि 1855-56 में हुआ, तो इससे रिलेटेड पूछा जाता है कि बताइए 1857 के जो लड़ाई हुई, जो क्रांति हुई थी, तो उसके सबसे नजदीक में, सबसे आसपास में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो संथाल विद्रोह हुआ था। ये 1855-56 में हुआ था। और कोल विद्रोह 31-32 में। फिर ये जो भूमिज विद्रोह है वो 32-33 में हुआ था। और मुंडा विद्रोह 1895 से 1901 तक चला। ठीक है, अब जरा कोल विद्रोह के बारे में पढ़ते हैं। तो कोल विद्रोह में मुंडा, उरांव, खरांव और चेरो जनजातियों की प्रधानता रही। इसके प्रभाव सिंहभूम क्षेत्र में रहा। इसका प्रेरक कारण आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों द्वारा अधिकार से उत्पन्न असंतोष की भावना थी। विद्रोहियों का आक्रोश इस क्षेत्र में बसे उच्च जाति के हिंदू और मुसलमानों के विरुद्ध केंद्रित रहा। हत्या और लूट की अनेक घटनाएं घटी। पुलिस चौकियों और थानों पर भी हमले हुए। अनेक मंदिरों को भी विद्रोहियों ने क्षति पहुंचाई और उनकी संपत्ति लूट ली। विद्रोह का कोई संगठित नेतृत्व नहीं था। विभिन्न गांवों में स्थानीय पाहन यानी कि जो पुरोहित थे, महतो यानी कि जो ग्रामीण अधिकारी आदि विद्रोहियों के नेतृत्व प्रदान कर रहे थे।
उपद्रव का दमन सैनिक कार्रवाई के पश्चात ही संभव हुआ। विद्रोह के नेताओं में बुद्ध भगत सिंह, राम सुरमा आदि थे। 1837 तक इस क्षेत्र में पुनः शांति स्थापित हो गई थी। तो कोल विद्रोह जनरली वही था कि जो आदिवासियों की जो भूमि थी उस पर गैर आदिवासी जो अधिकार कर रहे थे या भूमि हस्तांतरण कर रहे थे, उसके कारण ये कोल विद्रोह हुआ था 1831-32 में। ठीक है। उसके बाद 1832-33 में भूमि विद्रोह आरंभ हुआ। इसका प्रभाव वीरभूमि और सिंह भूमि के जो क्षेत्र थे वहां पे रहा। इसके पीछे अंग्रेजों की दमनकारी लगान व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष का काम कर रहा था। ये पूछता है कि जो भूमि विद्रोह था इसका क्षेत्र कौन कौन सा था, तो ये आपको रहेगा वीरभूमि और सिंह भूमि का जो क्षेत्र था वो भूमि आंदोलन का क्षेत्र था। ठीक है। ये दमनकारी लगान व्यवस्था से उत्पन्न असंतोष काम कर रहा था। विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने किया, मगर खरसावा के ठाकुर के विरुद्ध लड़ाई में गंगा नारायण की मृत्यु हो जाने के कारण विद्रोह शिथिल पड़ गया। जनजातियों के बीच असंतोष फिर भी बना रहा और इसका अगला विस्फोट संथाल विद्रोह में हुआ। इसका प्रभाव राजमहल के निकटवर्ती दामने कुह और भगिनडीह क्षेत्रों में अधिक रहा। विद्रोह के नेतृत्व 4 भाइयों सिद्धू, कान्हू, भैरव और चांद के हाथों में रहा। यद्यपि अधिक सक्रिय भूमिका सिद्धू और कान्हू की ही रही, इसके साथ चांद और भैरव भी इस विद्रोह में सक्रिय रहे। विरोध के अनेक कारण थे। जमींदारों और साहूकारों के शोषण और अत्याचार के साथ साथ प्रशासन की कठोर कार्रवाइयों ने पहले ही असंतोष की स्थिति बना रखी थी। इसी समय भागलपुर से हावड़ा तक रेल मार्ग का निर्माण का काम आरंभ हुआ। संथाल मजदूरों से बेगारी लेने और ठेकेदारों द्वारा उनका शोषण करने से असंतोष और बढ़ा। जब स्थानीय पुलिस ने संथालों के विरुद्ध कार्रवाई आरंभ कर दी तो एक विकराल जन आंदोलन भड़क उठा। लगभग 1 साल तक यह संघर्ष जारी रहा और कई स्थानों पर संथालों ने अंग्रेजों के साथ युद्ध में उन्हें पराजित भी किया, मगर अंततः अंग्रेजों की सेना ने अपने उत्तम अस्त्र शस्त्र और अन्य साधनों के माध्यम से विजय पा ली। चारों विद्रोही नेता इस संघर्ष में मारे गए। फिर भी 1880-81 के लगभग में संथालों ने पुनः विद्रोह किया। 1860 के दशक में मुंडा एवं उरांव जनजाति के लोगों ने जमींदारों के शोषण और पुलिस के अत्याचार का विरोध करने के लिए संवैधानिक संघर्ष आरंभ किया। इसे सरदारी लड़ाई भी कहते हैं। उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी असुविधाओं के निदान के लिए प्रार्थना पत्र भेजे और अंततः अदालत की भी शरण ली, मगर उचित पैरवी के अभाव में उनकी मांगों पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। इस असफलता के प्रतिक्रिया में भागीरथी मांझी के नेतृत्व में खेरवार आंदोलन संथालों के द्वारा आरंभ किया गया, मगर इसके भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। तो खेरवार आंदोलन किन के द्वारा आरंभ किया गया था? भागीरथी मांझी के नेतृत्व में। ठीक है। उसका जनजातीय विद्रोह से सबसे संगठित और विस्तृत विद्रोह 1895 से 1901 के बीच में मुंडा विद्रोह था। कोल एवं संथाल विद्रोह के दमन ने आदिवासियों को असंतोष का अंत नहीं किया था, इसके विपरीत असंतोष के कारण बढ़ते गए थे। 1881 से 95 के बीच रांची और सिंहभूम में कई बार कृषकों के उपद्रव हुए। यद्यपि सरकार ने अपने सैन्य बल से इनको दबा दिया, मगर असंतोष भड़काने वाले कारक पूर्ववत बने रहे। दूसरी ओर जनजातीय क्षेत्रों में अब शिक्षा का प्रचार आरंभ हो चुका था। ईसाई धर्म प्रचार के माध्यम से नए विचार और आदर्श जनजातियों के बीच प्रसारित हो रहा था। इन सब का मिला जुला परिणाम बिरसा मुंडा के आंदोलन में प्रकट हुआ। बिरसा आंदोलन एक सुधारवादी प्रयास के रूप में आरंभ हुआ। बिरसा का जन्म 1875 में रांची के तमार थाना के अधीन चालकंद गांव में हुआ था। उसने अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की थी। इसे ईसाई धर्म के सिद्धांतों की भी जानकारी थी। तत्कालीन सामाजिक जीवन में भी जो मौलिक परिवर्तन आ रहे थे उनके कारण आदिवासी समाज में चिंता का वातावरण था। यानी कि तत्कालीन सामाजिक जीवन में जो मौलिक परिवर्तन आ रहे थे उनके कारण आदिवासी समाज में चिंता का वातावरण था और लोग एक शांतिपूर्ण और आदर्श समाज की कल्पना से प्रेरित थे। बिरसा ने ऐसे ही आदर्श प्रस्तुत किया। उसने नैतिक आचरण की शुद्धता, आत्म सुधार और एकेश्वरवाद के उपदेश दिए। उसने अनेक देवताओं को छोड़कर एक ईश्वर की आराधना का आदेश अपने अनुयायियों को दिया। उसने बताया कि सिंह बोंगा की दया से समाज में फिर एक आदर्श व्यवस्था आएगी
और शोषण एवं उत्पीड़न का काल समाप्त होगा। उसने ब्रिटिश सत्ता के अस्तित्व को अस्वीकार करते हुए अपने अनुयायियों को सरकार को लगाम न देने का आदेश दिया। उसने उसके उपदेशों से अनेक लोग प्रभावित हुए और आंदोलन का व्यापक प्रसार हुआ। आंदोलन की बढ़ती हुई लोकप्रियता से सरकार को चिंता हुई और 24 अगस्त 1895 को बिरसा को अचानक गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर में बिरसा और उनके अनेक अनुयायियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें कैद की सजा दी गई। कुछ समय के लिए आंदोलन का प्रभाव कम हो गया। महारानी विक्टोरिया की हिरक जयंती के उपलक्ष्य में 1898 में बिरसा को कैद मुक्त मिली। अब आंदोलन ने फिर जोर पकड़ा। 1899 और 1900 के बीच बिरसा ने स्वयं और अपने प्रचारकों की सहायता से अनेक गांवों में प्रचार कार्य आरंभ किए और विदेशी शासन के विरुद्ध संघर्ष के लिए लोगों को तैयार किया। बिरसा के अनुयायियों ने यूरोपीय मिशन पर छापे मारे। रांची, खूंटी, तमार आदि स्थानों पर हिंसात्मक झड़पें हुई। सरकार द्वारा आंदोलन के दमन और बिरसा को गिरफ्तार करने के उपाय आरंभ हुए। 3 फरवरी 1900 को बिरसा को पुनः बंदी बनाया गया। 30 मई को जेल में हैजा रोग से बिरसा की मृत्यु हो गई। तो आप देख सकते हैं कि जो 30 मई है, 30 मई 3 फरवरी को इनको पुनः बंदी बनाया गया और 30 मई 1900 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इनको रांची में रखा गया था। तत्पश्चात बिरसा के अनेक सहयोगियों को कैद कर लिया गया और जल्दी ही आंदोलन का अंत हो गया। बिरसा आंदोलन विफल रहा मगर यह एक उत्साहपूर्ण प्रयास था। सामाजिक विषमता, आर्थिक शोषण और विदेशी सत्ता के फलस्वरूप हुए परिवर्तन के प्रति यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी और इससे उत्पन्न प्रेरणा आने वाले वर्षों में बनी रही। तो आज यहाँ करते हैं और 1857 का जो महासंग्राम है यहाँ से हम लोग कल करेंगे और उम्मीद है कि कल या परसों 2 दिनों में आधुनिक भारत का पूरा जो ये बिहार का इतिहास है वो हम लोग खत्म कर देंगे। ठीक है, तो दोस्त आप बने रहिए, हमारे साथ पढ़ते रहिए। उम्मीद है कि आप लोगों का भी बीपीएससी का एग्जाम निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। तो अब खत्म करें।